नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ 2 स्मृति का अध्ययन करेंगे। छात्रों, इस पाठ के लेखक का नाम श्रीराम शर्मा जी है। चलिए इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। श्रीराम शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में 23 मार्च सन 1892 को हुआ था, यानी कि 23 मार्च 1892 में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। श्रीराम शर्मा जी शिकार साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। वास्तव में उनका लेखन इस दिशा में किया गया एक सर्वप्रथम किंतु सफल प्रयास है। चलिए इनका साहित्यिक परिचय समझते हैं। विशाल भारत का कुशलता पूर्वक इन्होंने संपादन कार्य किया है। साथ ही उन्होंने शिकार साहित्य, संस्मरण और जीवनी लेखन की विधाओं में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं सन 42 के संस्मरण और सेवाग्राम की डायरी। छात्रों, ये दोनों कृतियां ही इन्होंने आत्मकथा शैली में लिखी हैं। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। शर्मा जी की शिकार संबंधी प्रकाशित रचनाओं में शिकार, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शिकार की प्राय सभी कहानियां बेहद ही रोमांचक एवं रोचक रही हैं। चलिए इनकी भाषा के बारे में जानते हैं। तो शर्मा जी की भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण एवं प्रभावशाली रही है। भाषा की दृष्टि से उन्हें प्रेमचंद का निकटवर्ती माना जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उनकी भाषा और प्रेमचंद की जो सरल भाषा थी वो ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है। व्यवहारिकता उनकी भाषा का विशेष गुण रहा है। उसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों को भी उन्होंने बेहद अपनाया है। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में एक तरह की सजीवता आ गई है। वाक्य प्राय छोटे छोटे लिखते हैं। वहीं इनके भाषा में हमें एक चित्रात्मकता का भी गुण देखने को मिलता है। इनका निधन 1967 ईस्वी में हुआ था। छात्रों, पाठ प्रवेश को एक बार सुन लीजिए आप। प्रस्तुत लेख उनकी शिकार पुस्तक से लिया गया है और इस पाठ में हम उनके बचपन की एक रोमांचकारी घटना का वर्णन पढ़ेंगे। वर्णन पढ़ने के दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये आपकी आंखों के समक्ष हो रही है। ये इतनी सजीव रूप से उन्होंने इसका वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पाठक का कौतूहल आद्यंत बना रहता है। यानी कि जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, जो इस कहानी को पढ़ रहा है, उसके अंदर एक कौतूहल यानी एक्साइटमेंट बनी रहती है कि आखिर अंत तक क्या होता है। बाल प्रकृति और बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण विशेष रूप से यहाँ पे दृष्टव्य है। यानी बचपन की ऑब्वियसली एक रोमांचक घटना है, तो वही बातें यहाँ पे उन्होंने लिखी हैं। भाषा की गतिशीलता से वे पाठक का ध्यान बरबस आकर्षित कर लेते हैं। यानी उनकी भाषा इतनी सरल और सहज है कि हमारा ध्यान उस तरफ वाकई में चला जाता है। अब छात्रों, यहाँ पे जो कौतूहल शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पाठ को 2 भागों में विभाजित किया है। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये पाठ बेहद बड़ा है और उसको एक वीडियो में समेटना पॉसिबल तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने भाग 1 और भाग 2 बनाए हैं। पहला भाग आपका पेज नंबर 8 से लेके पेज नंबर 12 to 13 तक ही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस पूरे भाग को जो कौतूहल बनाने के लिए एक एंड किया है, एंड देन उसके बाद दूसरा भाग आपका अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के पहले भाग से। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं पाठ का जो सार आपको समझाऊंगी, तो एक निवेदन यह है कि आपको इस को सुनने के दौरान या आप जब इस चित्रों को देख रहे हैं, ये लाइंस को जब मैं पढ़ूंगी, तो आपको अपने मन में एक तरह का इमेजिनेशन क्रिएट करना होगा। ठीक है, तब आप इसे भली भांति बहुत ही सरल तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है पहली लाइन से ही, इसी लाइन से कहानी की भी शुरुआत होती है। सन 1908 ईस्वी के दिसंबर जनवरी माह की चिल्ला जाड़ा पड़ रही थी। अब ये जो इन्होंने समय बताया है वो है 1908 का। ठीक है, और कौन सा मंथ चल रहा था उस वक्त? दिसंबर और जनवरी का माह यानी कि मंथ चल रहा था। और चिल्ला जाड़ा यानी कि बहुत ज्यादा ठंड का समय वो चल रहा था।
लेखक की उम्र कितनी थी, हमारे जो श्री राम शर्मा जी उनकी उम्र कितनी थी, उस वक्त 11 वर्ष की थी, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया है। शाम के 3:30-4 बजे थे और हम 3-4 लड़के अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं शाम हो चुकी है और उनके साथ वहाँ पे कुछ उनके मित्र होते हैं और छोटा भाई भी होता है उनका, और ये सारे मित्र पेड़ों से क्या निकाल निकाल के खा रहे थे, झरबेरी, ये एक प्रकार का फल होता है, उसे तोड़ तोड़ कर ये लोग खा रहे थे। तभी लेखक को दूर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आदमी चिल्लाकर लेखक को बोलता है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वे तुम्हें घर पे बुला रहे हैं। जैसे ही लेखक इस बात को सुनते हैं कि उनके बड़े भाई का बुलावा आया है, तो वो और उनका जो छोटा भाई है वो दोनों ही डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अब उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि भैया ने बुलाया है, ये बड़े भाई ने हमें बुलाया है। शायद उन्हें लगता है कि किसी ने उनको जाके बता दिया कि इतनी देर तक हम लोग झरबेरी के पेड़ से तोड़ तोड़ कर बेर खा रहे हैं, ठीक है, ये फल को खा रहे हैं। वो दोनों भाई डरे सहमे हुए अपने लेखक जो होते हैं अपने छोटे भाई के साथ अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि घर तो नहीं जाना ही था, बड़े भाई साहब ने बुलाया था। ठीक है, तो देखिए छात्रों, यहाँ पे हमारे सामने 2-3 बातें आती हैं कि ठंड का महीना है और लेखक की उम्र बेहद छोटी है, मात्र 11 वर्ष की है, और वो अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, और तभी उनके जो बड़े भाई का उन्हें बुलावा आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा डरते थे, और नॉट ओनली वो, उनका छोटा भाई भी बहुत ज्यादा डरता था। अब ये लोग जाते हैं अपने घर डरे सहमे हुए, और ये सोचते हुए पूरे रास्ते जाते हैं कि आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती होगी, हमने क्या कसूर कर दिया कि भाई साहब का बुलावा आ गया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, भाई साहब क्यों बुलाते हैं। जी हाँ, तो बड़े भाई साहब आदेश देते हैं, तो जब घर पहुंचते हैं दोनों छोटे भाई, तो बड़े भाई क्या बोलते हैं, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ, तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी है। तो जब घर पहुंचते हैं तो जो उनके मन का डर था कि शायद उन्हें डांट पिटेगी या उनकी पिटाई होगी बड़े भाई से, शायद ऐसी कोई गलती कर ली है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा बड़े भाई साहब उन्हें एक काम देते हैं। वो काम क्या होता है, वो उन्हें कुछ चिट्ठियां देते हैं, पत्र देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि तुम इन चिट्ठियों, इन पत्रों को कहाँ पे डाल कर आओ, मक्खनपुर जगह जो गांव है वहां के डाकखाने में डालकर आ जाओ, और शाम होने से पहले ही तुम्हें डाल के आना है, क्योंकि शाम को वो सारी चिट्ठियां मतलब पोस्ट से निकल जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी काम है, तुम्हें झट से वहां जाना चाहिए। चलो, लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपने अपने डंडे लेकर वहां से निकलते हैं। गांव के जो लोग होते हैं हमेशा अपने साथ एक डंडा अवश्य रखते हैं, और उनकी माँ देखते हैं कि उनकी माँ ने भी उनके लिए कुछ चने जो भूंज के रखते हैं, फ्राई करके रखते हैं, वो भी बांट देती हैं एक धोती में बांध कर। ठीक है, अब लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपने बड़े भाई के इस काम को पूरा करने के लिए हाथ में डंडा लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। चिट्ठियों को वे सर की टोपी के अंदर रखते हैं। अब उन्होंने देखी ठंड पड़ रही तो उन्होंने एक टोपी भी पहनी हुई है, तो वो क्या करते हैं हमारे लेखक साहब, वो अपने बड़े भाई साहब की दी हुई चिट्ठियों को उस टोपी के अंदर एक तरह से सेफली रखते हैं, क्योंकि उनके कुर्ते में क्या नहीं था, उनके कुर्तों में जेब नहीं थी। ओके, अगला बिंदु है यहाँ पे, दोनों भाई चलते चलते उसी कुएं के पास पहुंचते हैं जहां वे रोजाना कुएं में रहने वाले सांप की फुसकार सुनने के लिए ढेला फेंकते थे। अब यहाँ आपको एक नई बात मालूम चलती है। वो क्या होता है कि जब भी ये बच्चे उधर से गुजरते थे उस मक्खनपुर गांव जाने के लिए या उस रास्ते से गुजरते थे, तो वहां पर एक बड़ा सा कुआं पड़ता था, वेल, ठीक है, और उसी कुएं में एक सांप शायद गलती से गिर गया था या वहां पे चला गया था, और गांव के जो ये शरारती बच्चे हैं वो आते जाते उस कुएं के ऊपर से क्या करते थे, ढेला यानी कि छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो फेंका करते थे, और अंदर से क्या होता था, कुएं के अंदर से वो जो सांप था वो जोर से फुंकार करता था, और बच्चे और हमारे लेखक उस चीज का बड़ा ही मजा लेते थे, बहुत कह कहा के लगाकर हंसते थे। ठीक है, तो ये उन लोगों का एक तरह से डेली रूटीन का काम हो गया था कि आते जाते इस कुएं में पत्थर या ढेला फेंकना। ठीक है, अब लेखक अपने उस दिन भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं और वहां पे उन्हें वही कुआं फिर से दिखता है, आदत से मजबूर हैं, राइट, रोज जो काम करते हैं हम वही काम करते रहते हैं ना।
तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि उस दिन भी लेखक ने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाते हैं और उछलकर हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। तो एज यूजुअल जो करते थे कि टोपी को हाथ में पकड़ के और ढेला उठा के फेंकते थे, क्योंकि टोपी उछल के गिर सकती है ना। तो इसी माइंड सेट से उन्होंने आज के दिन भी वही काम किया। परंतु हमारे लेखक के सर पर बिजली गिरती है, यानी कि वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब उनकी टोपी उछलती है और उसमें से जो वो जो ये पत्र थे वो गोल गोल घूमकर कहाँ जाके गिर पड़ते हैं, कुएं में गिरते हैं। और तब उन्हें एहसास होता है कि आज उन्होंने यहाँ पे ऐसा क्या कर डाला। तो लेखक को अपने बड़े भाई की पिटाई किया डर और याद आने लगता है। तो जब टोपी उछाल के वो ढेला फेंकते हैं और चिट्ठियां उस कुएं के अंदर जाकर गिर जाती हैं, तो हमारे लेखक को सबसे पहली बात जो याद आती है वो याद आती है कि उनके बड़े भाई साहब अब तो उनकी खूब अच्छी पिटाई करेंगे। दोनों भाई वहीं पेड़ के नीचे बैठकर ढेर सारा रोना रोते हैं और सोचते हैं कि घर जाकर बड़े भाई को झूठ बोल देंगे। ठीक है, पर लेखक सोचते हैं कि मैं झूठ बोलूंगा तो ये तो गलत बात होगी, पकड़े जाएंगे तो और मार पड़ेगी, और झूठ बोलूंगा तो जीवन भर में पछताता भी रहूंगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसी सोच में वो दोनों ने वहां पे करीब 15 मिनट खड़े होके सोचते रहते हैं। तो भाई की पिटाई का डर तथा जिम्मेदारी की भावना दोनों थी। सोचते हैं लेखक क्या किया जाए, है ना। अंत में फिर लेखक ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने उस कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय लिया। तो लेखक जो हमारे 11 वर्ष के हैं मात्र, उनके पास क्या है, एक डंडा है, धोती पहनी है, ओके, उनकी टोपी से पत्र नीचे गिर जाते हैं, चिट्ठियां नीचे गिर जाती हैं। लेकिन भाई के डांट से और पिटाई के डर से उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस कुएं में उतरूंगा और चिट्ठियों को आसानी से लेकर ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि उस कुएं में सिर्फ चिट्ठियां नहीं है, उस कुएं में क्या है, सांप भी बैठा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि लेखक अपनी चिट्ठियों को निकालने के लिए विषय से भी भिड़ने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें वो चिट्ठियां किसी भी तरह से डाक खाने में पहुंचानी थी शाम होने से पहले पहले। ठीक है, तो लेखक ने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए मैं कुएं के अंदर कूदूंगा और वहां से बड़ी ही आसानी से चिट्ठियां ले लूंगा। ऐसा उनका विश्वास होता है कि मेरे पास तो डंडा है, मैं इस डंडे से सांप को मार दूंगा, चिट्ठियां उठा लूंगा। ठीक है, इसी विश्वास के साथ वे कुएं में घुसने का निश्चय लेते हैं। अब कुएं में इस रस तो वो कूद नहीं सकते, तो दोनों भाइयों ने क्या डिसाइड किया कि चलो जो उन्होंने धोतियां पहनी हुई हैं उसी का वे एक रस्सी बनाते हैं, रोप बनाएंगे। अब धोतियां खोलेंगे तो ठंड भी बहुत लगेगी, लेकिन कोई और उनके पास ऑप्शन तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों के पास कुल मिला के 5 धोतियां होती हैं, एक तो पहनी थी दोनों ने एक एक, और एक बांधी हुई थी, और 2 में उनके चने थे। तो कुल 5 धोतियां होती हैं, उनसे उन्होंने लेखक ने एक बड़ी सी रस्सी बनाते हैं और उस रस्सी में वो गांठ बांधकर उसे पेड़ के डेंग से बांध देते हैं और अपने छोटे भाई को बोलते हैं कि तुम इसे कस के यहाँ पे पकड़कर बैठे रहो। और दूसरे छोर पे सेकंड पॉइंट पे वो क्या करते हैं, लेखक उस हिस्से पे डंडे को बांध देते हैं और स्वयं लेकर कुएं में उतरते हैं। ठीक है, अब लेखक जो हैं देखते हैं कि उनका जो छोटा भाई है छात्रों, वो बहुत रो रहा है। वो बैठा तो हुआ है वहां पर पकड़ के, लेकिन रो रहा है। क्यों रो रहा है, उसकी 2-4 बातें आपको यहाँ समझनी होगी। क्योंकि उसके भाई को लगता है कि जो लेखक हैं हमारे, वो कितना भी विश्वास रख लें वो उस सांप को नहीं मार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो नीचे जाएंगे कुएं में तो सांप का वो सामना नहीं कर पाएंगे, सांप उनको डेफिनेटली मार देगा, डस लेगा। ठीक है, और एक बात का डर से ये छोटा बच्चा रो रहा है कि अगर आज हम चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे डाक खाने तक तो लेखक के जो बड़े भाई हैं या उनके जो बड़े भाई साहब हैं वो उन्हें जरूर पिटाई करेंगे। तो इन सारी बातों को सोच के वो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था। सबसे ज्यादा दुख तो उसको इस बात का था कि अगर लेखक उस कुएं में कूदेंगे तो उनका वहां से बचकर निकल पाना नामुमकिन होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन जब अपने छोटे भाई को रोता हुआ लेखक देखते हैं तो उन्हें वो क्या बोलते हैं, उन्हें वो भरोसा दिलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी मैंने कई सांप मारे हैं, मेरे लिए बेहद ही आसान काम है, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो हम देखते हैं कि लेखक अपने भाई को समझाकर कुएं में कूदने का निश्चय करते हैं। छात्रों, यहाँ मैं इस पाठ का जो पहला भाग है उसकी समाप्ति करती हूँ।
दूसरे भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अब आपके सामने कुछ प्रश्न छोड़ के जाती हूँ कि अब आपको ये समझना होगा या आपके मन में ये कौतूहल होना चाहिए कि क्या वाकई में लेखक कुएं में अंदर जाते हैं, अंदर कूदते हैं या उतरते हैं? क्या वो सांप को मार पाते हैं अपने एकमात्र उस डंडे से? और सबसे बड़ी बात, क्या वो डाक खाने तक चिट्ठियों को पहुंचा पाते हैं या नहीं? तो ये सारे सवाल हैं, ये कौतूहल आपके मन में होना चाहिए, एक्साइटमेंट होने चाहिए, रोमांचकारी है। और इसी के साथ बस अब आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, विराम देती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।